अश्व कुमार सहायक आचार्य श्री राधे श्याम आर मुरारकर राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 विषय ABST प्रश्न पत्र प्रथम अंकेक्षण में प्रबंध लेखांकन। हमने वित्तीय विवरणों का विश्लेषण में अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस का अध्ययन कर रहे हैं। रेशियो एनालिसिस में हमने क्रियाशीलता या कार्यकुशलता अनुपात को गत जो वीडियो था उसमें अध्ययन किया और उसमें जो महत्वपूर्ण रेशियो हैं उनमें से कुछ रेशियो का अध्ययन किया है। अब हम आज उसे आगे जो अनुपात ज्ञात करने हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो में हमने सबसे पहले स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को पढ़ा। इसमें हमने बेचे गए माल की लागत के बारे में कैसे ज्ञात करेंगे, औसत स्टॉक कैसे करेंगे और इनके साथ साथ जो स्टॉक वेलोसिटी थी उसको कैसे ज्ञात करेंगे। इसके बाद हमने देनदार आवर्त अनुपात, डेटर्स टर्नओवर रेशियो और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का अध्ययन किया। इसमें भी हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड के बारे में जानकारी आपको बताई और आज हम तीसरा जो अनुपात है इसका लेनदार आवर्त अनुपात, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेनदार आवर्त अनुपात है क्या? देनदार आवर्त अनुपात की तरह ही, डेटर्स टर्नओवर रेशियो की तरह ही क्रेडिट्स टर्नओवर रेशियो की भी जो अनुपात है उसकी गणना की जाती है और इसकी गणना करने के लिए उधार क्रय एवं व्यापारिक लेनदारों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए इस रेशियो को ज्ञात किया जाता है। यह अनुपात उधार क्रय के भुगतान में लगने वाले समय को प्रदर्शित करता है कि उसमें कितना समय लगेगा क्रेडिटर्स को भुगतान करने में, उसकी गणना इसके द्वारा की जाती है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल्स। यदि शुद्ध विक्रय जो उधार क्रय है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, नेट क्रेडिट परचेज की। दूसरा एवरेज पेबल्स, उसमें ओपनिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी बिल्स पेबल, इनका योग और उसमें 2 का भाग लगा दें, आधा कर दें तो एवरेज पेबल्स आ जाएगा। अर्थात इसको दूसरे सूत्र से नेट जो परचेज, यदि नेट क्रेडिट सेल्स का हमें जानकारी नहीं है तो हम नेट परचेजेज जो हैं हमारी शुद्ध क्रय हैं उसमें क्लोजिंग पेबल्स जो अंतिम हमारे पास भुगतान की स्थिति में पेबल्स हैं उसका भाग लगा दें तो हमारे पास क्रेडिट टर्नओवर रेशियो ज्ञात हो जाएगा। इसका निवर्चन या महत्व क्या है? ये ऊंचा लेनदार आवर्त अनुपात शीघ्र भुगतान को प्रदर्शित करता है। यदि ये रेशियो अधिक आता है तो इसका मतलब ये है कि लेनदारों का हम भुगतान तुरंत कर सकते हैं, जबकि नीचा लेनदार आवर्त अनुपात भुगतान में देरी को प्रदर्शित करता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ऊंचा अनुपात कम साख की उपलब्धता तथा नीचा अनुपात अधिक साख की उपलब्धता दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, क्योंकि देरी तक भुगतान होने के लिए उसके क्रेडिट के आधार पर उसकी साख तो रहती है। इसके बाद हम औसत साख अवधि ज्ञात करना चाहें, एवरेज क्रेडिट पीरियड ज्ञात करना चाहें या औसत भुगतान अवधि भी कहेंगे इसको, एवरेज पेमेंट पीरियड ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करें? औसत संग्रहण अवधि की तरह ही
औसत भुगतान जो साख है उस अवधि की भी ज्ञात की जा सकती है। औसत साख अवधि ये बताती है कि हमने लेनदारों को भुगतान करने में औसतन कितना समय लगेगा। जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उसको हम कितने, जो हमारे लेनदार हैं उनको हम कितने समय में, औसत कितने समय में भुगतान के लिए समय लग सकता है। इसकी गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। एवरेज रिसीवेबल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ ओवर डे इन ए ईयर अपॉन क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर। अर्थात हम ये कहें कि औसत जो प्राप्तियां हैं, रिसीवेबल्स हैं, उनको यदि नंबर ऑफ मंथ दे रखे हैं उनसे, या डेज इन ईयर वर्ष के दिनों की संख्या दे रखी है, तो उनसे गुणा करके और उसमें क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर, उस वर्ष की उधार बिक्री का, उस अवधि की उधार बिक्री का भाग लगा दें, तो हमारे पास एवरेज क्रेडिट पीरियड या एवरेज पेमेंट पीरियड की गणना आ जाएगी। अथवा दूसरा तरीका यह है कि नंबर ऑफ मंथ जो महीने दे रखे हैं और डेज इन ए ईयर और वर्ष में यदि दिनों की संख्या दे रखी है और उसमें हम यदि क्रेडिटर्स टर्नओवर का भाग लगा दें, तो हमारे पास एवरेज क्रेडिट पीरियड या एवरेज पेमेंट पीरियड की गणना की जा सकती है। इसके साथ साथ इसके आगे हम कुल संपत्ति आवर्त अनुपात, टोटल असेट्स टर्न और रेशियो ज्ञात करेंगे। चौथा जो रेशियो है वो कुल संपत्ति आवर्त अनुपात है, टोटल असेट्स टर्न और रेशियो। इस अनुपात को कुल विनियोजन आवर्त, टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर भी कहते हैं। इसे जो बेचे गए माल की लागत या कुल शुद्ध विक्रय में व्यापार में विनियोजित कुल पूंजी अथवा व्यापार में विनियोजित कुल संपत्तियों का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। यह अनुपात है वो व्यापार में प्रयुक्त स्थायी संपत्तियों के कुशल एवं लाभप्रद प्रयोग का माप है। इसको ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स। यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दे रखी हो तो नेट सेल्स बटे टोटल असेट्स, कुल संपत्तियां जो दे रखी हैं उनका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बेचे गए माल की लागत है उसमें भाग दे दें, या वो नहीं है तो हमारे पास शुद्ध विक्रय है उसमें यदि टोटल संपत्तियां, टोटल असेट्स का भाग लगा दें तो कुल संपत्ति आवर्त अनुपात में ज्ञात हो जाएगा। इसके घटक क्या है? इस अनुपात की गणना के लिए कुल संपत्तियों में संस्था की समस्त स्थायी संपत्तियां व समस्त चालू संपत्तियां सम्मिलित होती तथा इनमें हास का समायोजन कर लिया जाता है। कुछ विद्वान कुल संपत्तियों में कृत्रिम संपत्तियां जैसे प्रारंभिक व्यय, अंशों का बट्टेबद्ध निर्गमन आदि सम्मिलित नहीं करते हैं, परंतु अमूर्त संपत्तियां जैसे ख्याति, एकस्व, कॉपीराइट, व्यापार चिन्ह आदि को सम्मिलित करते हैं। इसका महत्व क्या है इस अनुपात का? यह अनुपात ऐसी संस्थाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जो निर्माण कार्य में लगी हुई हैं, क्योंकि ऐसी संस्थाओं में स्थायी संपत्तियों में विनियोग का विक्रय व उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह अनुपात जितना अधिक होगा उतनी प्रबंध की कुशलता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी तरफ इस अनुपात की अधिकता से यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि संस्था स्थायी संपत्तियों पर अति व्यापार कर रही है। यदि यह अनुपात बहुत नीचा है तो ये संकेत मिलता है कि व्यवसाय की संपत्तियों में अति विनियोग हो गया है या संस्था कुल क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रही है तथा एक भाग अप्रयोगित है। अतः इस अनुपात का विक्रय और स्थायी संपत्तियों के बीच प्रत्येक समन्वय होने के कारण कम प्रयोग किया जाता है। अतः इस अनुपात के आधार पर निष्कर्ष निकालते समय विश्लेषक को विशेष सावधानी प्रयोग में लानी चाहिए
कि संस्था के बिक्री का संबंध संपत्तियों की अपेक्षाकृत विक्रय विभाग की कार्य क्षमता पर अधिक निर्भर करता है, जिससे अतिरिक्त अधिक विक्रय का परिणाम सदैव अधिक लाभ नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि व्यवसाय में किसी संपत्ति के क्रय करने से विक्रय में तो वृद्धि नहीं हुई हो, परंतु उत्पादन लागत अपेक्षाकृत कम हो गई हो, वह परिणाम स्वरूप लाभ में वृद्धि हो गई हो। ऐसी स्थिति में संपत्ति आवर्त अनुपात कम होने पर भी स्थिति अनुकूल समझी जाएगी। अतः संपत्ति आवर्त अनुपात के गहन अध्ययन के लिए हम विभिन्न संपत्तियों को अलग अलग आवर्त जो ज्ञात करेंगे उसमें अध्ययन करें। अब सबसे पहले हम लेते हैं उसमें स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो। ये नाम से भी स्पष्ट है, जो लंबे समय के लिए संपत्तियां हैं, स्थायी संबंध, तो उन संपत्तियों का ज्ञात करना है अनुपात। यह अनुपात विक्रय की लागत जो सेल्स कॉस्ट है या विक्रय की शुद्ध स्थायी संपत्तियों का भाग देकर, दो चीज़ें हैं। यदि हमें विक्रय की लागत का पता है तो ठीक है, लागत का यदि पता नहीं तो हमें विक्रय का पता है, उस विक्रय में हमारे पास जो शुद्ध स्थायी संपत्तियों हैं उनका भाग लगा दें तो हमें फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो ज्ञात हो जाएगा। अतः हम सूत्र के रूप में लिखें, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर सेल्स अपॉन फिक्स असेट्स नेट। इसका महत्व है कि अनुपात ये बताता है कि स्थायी संपत्तियों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया गया है या नहीं। निर्माणी संस्थाओं में यह अनुपात विशेष महत्व रखता है, क्योंकि निर्माणी संस्थाओं में विक्रय की मात्रा व उत्पादन संबंधी क्रियाओं का निष्पादन चालू संपत्तियों की अपेक्षा स्थायी संपत्तियों पर अधिक निर्भर करता है। इस अनुपात में वृद्धि कार्य कुशलता में सुधार व इस अनुपात की कमी स्थायी संपत्तियों में अनुचित विनियोग को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। इसके बाद स्थायी संपत्ति आवर्तन अनुपात के बाद हम चालू संपत्ति आवर्तन अनुपात ज्ञात करेंगे, करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो ज्ञात करेंगे। और ये चालू संपत्ति आवर्तन अनुपात का सूत्र निम्न प्रकार है, करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर सेल्स अपॉन करंट असेट्स। जैसा कि हमने फिक्स असेट्स में था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स में जितनी बिक्री थी उसमें करंट असेट्स का भाग देंगे चालू संपत्ति आवर्तन अनुपात के लिए, और स्थायी संपत्ति आवर्तन के अनुसार के लिए फिक्स असेट जो है शुद्ध नेट उसका भाग। अतः चालू अनुपात चालू संपत्तियों की प्रयोगशीलता व लाभदायिता पर प्रकाश डालता है। गैर निर्माणी संस्थाओं में तथा ऐसी निर्माणी संस्थाओं में जहां स्थायी संपत्तियों का अपेक्षा कम प्रयोग होता है, यह अनुपात विशेष महत्व रखता है। इस अनुपात के आधार पर चालू संपत्तियों के प्रयोग में कुशलता अथवा अकुशलता तथा अति विनियोग या अल्प विनियोग की स्थिति पर प्रकाश डाला जा सकता है। चालू संपत्तियों में कम या अधिक विनियोजन संस्था की शोधन क्षमता को प्रभावित करता है। इसके आगे हम कार्यशीलता जो कार्यशील पूंजी है उसको भी रेशियो ज्ञात करेंगे। कार्यशील पूंजी आवर्तन अनुपात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो महत्वपूर्ण रेशियो है। यह अनुपात ये बताता है कि कार्यशील पूंजी किस दक्षता से प्रयोग किया गया है, और इसके सूत्र जो है वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। जो शुद्ध कार्यशील पूंजी है उसका भाग लगाएंगे, और यदि यह अनुपात अधिक उच्च है तो यह अति व्यापार तथा अत्यधिक निम्न अनुपात अल्प व्यापार की स्थिति को बताता है। आठवां इसमें है पूंजी आवर्तन अनुपात, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। इस कैपिटल टर्नओवर रेशियो को ज्ञात करते हैं और महत्वपूर्ण अनुपात माना है। इसके द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड तथा बिक्री के मध्य अथवा विनियोजित पूंजी
तथा विक्रय किए गए माल की लागत के मध्य संबंध प्रकट किया जाता है। विनियोजित पूंजी का अर्थ कुल संपत्ति योग में से चालू दायित्वों को घटाने से बची हुई विनियोजित पूंजी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से होता है। अतः कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर सेल से अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग लगा दें तो हमारे पास पूंजी आवर्तन अनुपात की ज्ञात हो जाएगा। यहाँ कुल विनियोजित पूंजी से अभिप्राय सकल कुल विनियोजित पूंजी से है, अर्थात विनियोजित पूंजी में भी चालू दायित्व नहीं घटाए जाते हैं तो भी यह अनुपात है। इसका महत्व है ऊंचा पूंजी आवर्तन अनुपात पूंजी की कुशल उपयोग के द्वारा व्यवसाय की उच्च लाभप्रदता व प्रबंधन की कुशलता को प्रदर्शित करता है। अतः अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। नौवां है शुद्ध मूल्य आवर्तन अनुपात नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो, और यह अनुपात है वो व्यवसाय में अंशधारियों द्वारा जो विनियोजित पूंजी के प्रयोग में कुशलता का सूचक है। यदि इस रेशियो अच्छा है, अधिक है, तो विनियोजित पूंजी का जो प्रयोग हुआ उसमें कुशलता है। अतः नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर सेल्स अपॉन नेट वर्थ का भाग लगाया जाता है। यह अनुपात जितना अधिक होता है व्यवसाय उतना ही कुशल माना जाता है, क्योंकि संस्था के अंशधारियों के धन का प्रयोग उतना ही अधिक कुशलता से हुआ है। यह अनुपात भी अत्यधिक ऊंचा होने पर अति व्यापार का सूचक होता है। इस प्रकार से हमने जो अनुपात की क्रियाशीलता की उसका अध्ययन किया। अब हम आगे अगले वीडियो में लाभदायकता अनुपात प्रोफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में जानेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।